सिया। हाँ बोलो। क्या बोलूँ मैडम? चलें अब, या यहीं बैठी बैठी मंदिर को ही निहारती रहोगी? नहीं मतलब चलो चलते हैं। मैंने अपना प्रसाद उठाया और प्राची के पीछे पीछे आ गई। उस बड़े से आम के पेड़ के नीचे बैठकर मंदिर को निहारना मुझे बहुत पसंद था। हमेशा से मेरा मतलब 9वीं क्लास से लेकर अब तक, जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है। ओह, मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मेरा नाम सिया है। सिया नाम मेरी दादी ने रखा था मेरा। क्यों रखा था ये नहीं पता, पर हाँ, आजकल के टाइम जब सब अपने बच्चों का मॉडर्न नाम रखते हैं, मुझे अपना नाम सिया बहुत पसंद है। अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी होने के कारण बचपन से आज तक मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश की गई है। मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद भी मम्मी पापा ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और अब ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद अपने सपने जीने की कोशिश कर रही हूँ। सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। ये तो हुई आज की बात। अब बात करती हूँ आज से 7 साल पुरानी, जब मैं 9वीं क्लास में थी। नया नया स्कूल था, पर जल्द ही प्राची से दोस्ती हो गई और मेरी प्राची की खूब बनती थी। हमारे स्कूल के पास ही एक बहुत पुराना सा मंदिर था। जी हाँ, वही मंदिर जहाँ मैं आज भी प्राची को लेकर जाती हूँ। लोग बोलते हैं कि वो शिव जी का मंदिर सदियों पुराना है। वहाँ सच्चे दिल से जो भी कोई कुछ मांगता है जरूर मिलता है। ये सारी बातें जब हमने सुनी थी तो हमने रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया। प्राची का तो पता नहीं कि वो क्या मांगती थी, पर 9वीं से लेकर 12वीं तक मैंने सिर्फ यही मांगा कि हे भगवान, इस बार भी मैं ही क्लास में टॉप करूं। टॉपर बनने का, पढ़ने का उस समय दिमाग पर फितूर होता था। रोज स्कूल से आते वक्त मंदिर जाना, कभी कभी सुबह घर से जल्दी निकलना ताकि मंदिर माथा टेक सकें। ज्यादातर हम स्कूल से वापस आते वक्त मंदिर जाते थे, क्योंकि मंदिर माथा टेकने के साथ साथ हमें आम खाने का लालच भी होता था। वहाँ एक बड़ा सा आम का पेड़ था। जब हम दोपहर को मंदिर जाते, वहाँ कोई नहीं होता था, या फिर कभी कभार कोई दिख जाता। पर हाँ, गर्मियों में इतनी तेज धूप में कोई और मिले या ना मिले, पर आम के पेड़ के नीचे पक्के गिरे हुए आम जरूर मिलते थे। और आम के पेड़ की ठंडी छांव में वहां बैठकर आम खाने का नज़ारा ही कुछ और था। पर हाँ, जब भी हमारे एग्जाम शुरू होते तो हम सुबह भी मंदिर जरूर जाते ताकि पेपर अच्छा हो। मंदिर आने का सिलसिला यूं ही चल रहा था। तब हमारे 9वीं के एग्जाम आ गए। उस दिन पहला ही पेपर था, वो भी इंग्लिश का। रात को कितनी देर तक पढ़ती रही कि सुबह जल्दी उठकर मंदिर भी जाना है। सुबह प्राची के साथ पहले मंदिर गई। तब मंदिर कुछ लोग भी थे, क्योंकि सुबह का टाइम था तो लोग आते थे मंदिर। तभी हमने देखा कि एक आंटी लड्डू का प्रसाद बांट रहे हैं। लड्डू तो वैसे ही मेरे फेवरेट थे, और ऊपर से लड्डू प्रसाद के रूप में मिल जाएं तो कहना ही क्या। हम भागकर आंटी के पास चले गए। अभी उन्होंने प्रसाद हाथ में दिया ही था कि एक पत्थर सीधे मेरे माथे पर लगा। प्रसाद नीचे गिर गया और मेरी चीख निकल गई। आंटी डर गईं। उन्होंने मुझे नीचे बैठाया। प्राची भी मुझे देखकर रोने लग गई। मेरा रोना रुक नहीं रहा था। हालांकि ज्यादा चोट नहीं लगी थी, थोड़ा सा खून निकला था, जिसे आंटी ने अपने गीले रुमाल से साफ भी कर दिया था। मैं फिर भी रोए जा रही थी। मुझे लाड़ लगाकर उन्होंने चुप करवाया। उनकी नजरें बाहर देख रही थीं कि पत्थर आया कहाँ से। तभी एक लड़का डरते डरते उनके पास खड़ा हो गया आकर। वो लड़का मेरी ही उम्र का होगा, देखने में मासूम सा लग रहा था, और खड़े तो ऐसे हो गया आकर जैसे कोई गुनाह किया हो। आंटी की तरफ देखकर, मम्मा मैंने जानबूझकर नहीं मारा पत्थर इसे। मैं तो क्या, तुमने ये पत्थर मारा? आंटी ने मुझे छोड़कर उसका हाथ पकड़ा। मम्मा मैंने जानकर नहीं मारा, मैं तो आम तोड़कर उस बच्चे को देने लगा था। उसने हाथ से एक बच्चे की तरफ इशारा किया जो बाहर खड़ा हमें ही देख रहा था। पत्थर से आम तोड़ रहे थे तुम? छोटे बच्चे हो क्या तुम? देखो, देखो उसे। आंटी ने मेरी तरफ इशारा किया। उसके माथे पर चोट लग गई। अगर पत्थर उसकी आंख में लग जाता तो? आंटी बहुत गुस्से में थीं और मैं आंसू पोंछकर दोनों को देख रही थी। मम्मा आई रियली वेरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं करूँगा, और सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरी तरफ देखकर, आई एम सॉरी, प्लीज़ तुम अपनी मम्मी को मत बताना कि मैंने तुम्हें मारा। नहीं तो तुम्हारी मम्मी अगर हमारे घर आ गईं
तो मुझे पापा से डांट पड़ जाएगी। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर आंटी को देखकर मैं बस इतना ही बोली, तुम बहुत गंदे हो। बोलकर मैं प्राची का हाथ पकड़कर भाग गई। उस दिन पेपर तो ठीक ही हुआ था शायद, पर मैं पूरा दिन मन ही मन उस लड़के को गालियां निकालती रही। घर पहुंचे कि मम्मी पापा के पूछने पर मैंने यही बताया कि गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई। दूसरे दिन फिर सुबह मैं और प्राची मंदिर गए। प्राची मुझे चढ़ा रही थी कि आज भी कहीं मुझे पत्थर ना खाने पड़े। मेरे मन में कल की आग ठंडी नहीं हुई थी अभी कि प्राची उसमें घी डालने का काम कर रही थी। तभी मुझे मंदिर में कल वाली आंटी दिख गईं। उन्होंने मेरे पास आकर पूछा, कैसी हो बेटा तुम? ज्यादा दर्द तो नहीं है अब? नहीं, ठीक हूँ मैं आंटी अब। तभी वो लड़का भी आ गया। हाय, कैसी हो तुम? अब तो ठीक लग रही हो। देखा मम्मा, बोला था ना मैंने, ज्यादा चोट नहीं लगी। मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि एक बार उसे भी डेमो दे दूं कि कितनी लगती है पत्थर खाने से, पर आंटी की वजह से मैं चुप थी। तभी आंटी बोल पड़ी, चुप कर तू, तुझे लगती ना फिर चलता पता। मुझे ऐसे लगा जैसे आंटी ने मेरे मन की बात बोल दी। उसके बाद हम स्कूल चले गए। फिर जब तक एग्जाम रहे हम रोज मंदिर जाते। रोज हमें वो आंटी और उनका बेटा मिलता। आंटी से मेरी बात भी हो जाती, पर उनके बेटे के बुलाने पर भी मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता था वो खुद को बड़ा ओवर स्मार्ट समझता है। फिर पेपर खत्म हुए तो रिजल्ट आने को अभी 10-12 दिन थे। इसी बीच हम एक बार भी मंदिर नहीं गए, पर आज रिजल्ट वाले दिन तो जाना ही था। भगवान जी से प्रार्थना जो करनी थी। मैं और प्राची सुबह सुबह ही मंदिर पहुंच गए। पुजारी जी से प्रसाद लेकर जैसे ही मैं बाहर आई, कोई भाग कर आकर टकराया मुझसे और मेरा सारा प्रसाद नीचे गिर गया। तुम, मैं जैसे चीखी जोर से, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में ये वही आंटी का बेटा था। तुम कहाँ कुछ जानबूझकर करते हो? तुमसे तो सब अपने आप हो जाता है। मेरा गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। यार सॉरी, मैंने सच में तुम्हें नहीं देखा। आज मेरा रिजल्ट है, मैं यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेने आई थी और तुमने मेरा प्रसाद ही गिरा दिया। कितने बदतमीज हो तुम। अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, फिर देखना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैंने उसे धक्का देकर साइड किया और प्राची के साथ आगे चली गई। वो भागकर फिर हमारे आगे आकर खड़ा हो गया। क्या बोला तुमने? तुम्हारा रिजल्ट खराब आएगा मेरी वजह से? कितनी चालाक लड़की हो तुम। पढ़ा खुद नहीं होगा कुछ और बातें मुझे सुना रही हो। ओए हीरो, सिया बहुत होशियार है, मॉनिटर है हमारे क्लास की। इस बार मेरे बोलने से पहले ही प्राची बोल पड़ी, ओह तुम्हारा नाम सिया है, तो मैं क्या करूं, मॉनिटर हो तो। बड़ी आई मॉनिटर। इतना बोलकर वो चला गया। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। दिल तो कर रहा था कि एक जोर से थप्पड़ लगा दूं उसे। खैर मन मारकर मैं स्कूल गई। फाइनली रिजल्ट आ गया था। मैं रोते रोते घर आ गई थी और प्राची मुझे चुप करवा रही थी। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं फेल नहीं हुई थी, बल्कि मेरी क्लास में सेकेंड पोजीशन थी और मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि पहली कक्षा से लेकर अब तक मैं हमेशा पहले नंबर पर रही थी। आज पहली बार थी जब मैं दूसरे नंबर पर थी और मेरे लिए ये बहुत बड़ी वजह थी रोने के लिए। घर आकर मम्मी पापा ने भी बहुत समझाया कि पहला दूसरा नंबर मायने नहीं रखता, बल्कि आपने कितने मन से और कितना समझ के पढ़ा है ये मैटर करता है। पर ऐसी बातें मेरे लिए सिर्फ बातें ही थीं। मैं आज भी उस दिन की तरह उस लड़के को ही कोसती रही। ये सब 2 साल चला। हम मंदिर जाते, कभी वो अकेला तो कभी अपनी मम्मी के साथ आया होता। आंटी से मेरी बात हाल चाल पूछने तक हो जाती, पर उसे मैंने कभी नहीं बुलाया। वो जानता था कि मैं उसे चिढ़ने लगी हूँ, तो उसने और चिढ़ाना शुरू कर दिया। पर इन 2 सालों में मुझे उसका नाम नहीं पता चला, क्योंकि आंटी उसे हमेशा मुन्ना कहकर पुकारती थी। 10वीं में अच्छे मार्क्स आने के बाद मैंने आर्ट्स लिया, क्योंकि मेरा सपना आईएएस बनना था और मैंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया था। आज क्लास का पहला दिन था। मैं और प्राची हमेशा की तरह सबसे आगे वाली बेंच पर बैठे थे। क्लास में काफ़ी नए बच्चे आए थे। ऑलमोस्ट सभी बेंच पर सब बैठे थे, सिर्फ हमारा पीछे वाला बेंच खाली था। टीचर भी क्लास में आ गए थे। तभी किसी ने मे आई कम इन सर बोला। मैंने भी आदतन ऊपर दरवाजे की तरफ देखा तो वही था ये। अब यहाँ भी। ओह गॉड,
मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया। वो हमारे पीछे वाले बेंच पर बैठ गया। ओए, तुम हमारे स्कूल में? प्राची ने पीछे देखकर बोला। अरे, तुम भी यहाँ पढ़ती हो? और वो तुम्हारी सड़ी हुई दोस्त, वो कौन सी क्लास में है? उसने हंसते हुए पूछा। मैं अभी भी आगे ही देख रही थी। उसने मुझे हमेशा दो चोटियों में देखा था, पर आज मैंने पोनीटेल की थी। शायद तभी उसने पीछे से पहचाना नहीं। प्राची ने हंसते हुए मुझे पीछे घुमाया तो वो एकदम चुप हो गया। तुम? वो मैंने जान के नहीं बोला। मैं तो मजाक कर रहा था। शट अप। तुम तो कभी कुछ जानकर करते कहाँ हो। टीचर ने हमें टोका तो हम सीधे होकर बैठ गए। क्लास खत्म होने के बाद हम दोनों बाहर आई तो वो भी हमारे पीछे पीछे आ गया। वो गार्डन में हमारे सामने आकर बैठ गया। यार, तुम दोनों कितनी अजीब हो। मेरा स्कूल में पहला दिन है। तुम दोनों तो मुझे जानती भी हो, फिर भी ऐसे बिहेव कर रही हो। पता नहीं लड़कियां इतनी अजीब क्यों होती हैं। वो लगातार बोलता जा रहा था। तुम ना हमें बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए हमसे बात मत करो। प्राची बोली। मैं क्यों नहीं पसंद? हद है। बाय द वे, माई नेम इज शिवम। अब मुझे इरिटेट होने लगा था। तुम शिवम हो या जो भी, हमें क्या लेना तुमसे। पहला दिन है ना, जाओ जाकर दोस्त बनाओ। इधर क्यों बैठे हो? शिवम, तो तुम दोनों दोस्त बन जाओ मेरी। प्राची। जी नहीं। शिवम, ओके ठीक है, बाय। वो बाय बोलकर चला गया। उसके बाद तो ये सब रोज का हो गया। वो रोज हमें बुलाने की कोशिश करता, पर हम ज्यादा बात नहीं करते। धीरे धीरे उसकी दोस्ती प्राची से तो हो गई, पर मैं अभी भी उससे दूर ही रहती थी। शायद वो इतना बुरा भी नहीं था जितना मैं उसे समझती थी। अब वो रोज सुबह मेरे आने से पहले ही क्लास में होता। उसके हेलो के जवाब में भी बस हेलो से ही देती। फिर पूरा दिन हमारे बीच कोई बात नहीं होती। पर मैंने नोटिस किया था, वो छुप छुप कर भी मुझे देखता था। बिना पलक झपकाए देखता रहता। उसकी हरकतें मुझे बहुत बुरी लगती। फिर प्राची का जन्मदिन आया। उसने सभी फ्रेंड्स को बुलवाया तो जाहिर है उसने शिवम को तो बुलाना ही था। मैं बहुत खुश थी। मेरे माइंड में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि वो भी आया होगा पार्टी में। मैंने पिंक कलर का सूट पहना, काजल लगाया, हल्की सी लिपस्टिक और बाल खुले ही रहने दिए। मैंने शीशे में देखा तो बहुत अच्छा लगा। आज मेरा खुद की तारीफ करने का दिल कर रहा था। मम्मी ने भी कान के पीछे काला टीका लगाया और मैं चली गई प्राची के घर। शिवम ने हमेशा मुझे स्कूल यूनिफॉर्म में देखा था। आज पहली बार थी जब बिना यूनिफॉर्म देखा तो वो देखता ही रह गया, जैसे कोई खुली आंखों से सपना देखता है। मुझे उसका ऐसे घूर कर देखना चुभ रहा था। पूरी पार्टी में उसका ध्यान मुझ पर था और मैं उसके चक्कर में कुछ ढंग से खा भी नहीं पाई। खैर, पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने घर चले गए। मैं पापा का वेट कर रही थी कि वो मुझे लेने आएंगे। तभी प्राची ने बोला कि मैं शिवम के साथ चली जाऊं, क्योंकि वो बाइक पर आया था। मुझे प्राची पर गुस्सा तो बहुत आया। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही प्राची के पापा ने आकर बोल दिया कि बेटा, आपके पापा लेट हो जाएंगे। उन्होंने मुझे बोला कि तुमको छोड़ आऊं, पर बेटा अगर शिवम का घर भी उधर ही है तो तुम उसके साथ चली जाओ। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अंकल ने पापा को फोन करके बोल दिया कि मैं अपने क्लासमेट के साथ आ रही हूँ। और उधर शिवम मन ही मन खुश हो रहा था। ये बात उसने मुझे कुछ सालों बाद बताई। खैर, आधे रास्ते तक तो वो कुछ ना बोला ना मैं। फिर अचानक शिवम, यार तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं कर तो रही हूँ शिवम। मतलब जो पूछो बस उतना ही जवाब देती हो। मैं तो, मुझे फालतू बोलने की आदत नहीं। शिवम, फालतू? उस प्राची से तो बड़ी बातें करती रहती हो। मैं, वो मेरी दोस्त है। शिवम, तो मेरी भी दोस्त बन जाओ। मैं, यार तुम चुपचाप चलो बस। शिवम, मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मैं, तुम बहुत खड़ूस हो और तुम समझते क्या हो खुद को? हमेशा घूरते क्यों रहते हो मुझे? मेरा दिल तो करता है कि शिवम, कि मुझे थप्पड़ मारो। हा हा हा। मैं, सट अप। शिवम, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें क्यों घूरता हूँ, या तुम जानना ही नहीं चाहती? मैं, अगर ऐसे ही मेरा दिमाग खाना है ना तो मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी घर। शिवम, अच्छा सॉरी यार। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला और मुझे घर छोड़कर चला गया। ऐसे ही 2 साल और हो गए। अब वो पहले से भी ज्यादा कोशिश करता मुझसे बात करने की, पर पता नहीं क्यों मैं कभी उसे दोस्त समझ ही नहीं पाई। वो हमेशा मेरी हेल्प करता, कभी सामने से तो कभी चोरी से।
मुझे ये भी नहीं पता था कि जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में मुंह से निकालती, वो किसी न किसी बहाने मुझे मिल ही जाती। वो कैसे किस बहाने से मिल जाती मुझे, ये कभी पता ही नहीं चला। प्राची के माध्यम से वो मेरी हर छोटी से छोटी बात को जान गया था। फाइनली वो दिन भी आ गया जो हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है, हमारी 12वीं क्लास की फेयरवेल। उस दिन सभी 12वीं क्लास के लिए ड्रेस कोड रखा गया था। लड़कियों के लिए साड़ी और लड़कों के लिए पैंट कोट। मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। पता नहीं क्यों, पर आज स्कूल में मेरी नज़रें भी उसे ढूंढ रही थीं। यह शायद आज लास्ट दिन था स्कूल का, इसलिए ऐसा हो रहा था। पार्टी शुरू हो चुकी थी, पर वो कहीं नहीं दिखा, जबकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो आज भी मुझे बहुत तंग करेगा। मैं प्राची से पूछना चाहती थी उसके बारे में, पर पूछ नहीं पाई। लगभग आधी पार्टी खत्म हो चुकी थी, तब मुझे एक लड़की ने बोला कि मुझे शिवम क्लास में बुला रहा है। मैं तो जैसे उसका नाम सुनने का ही वेट कर रही थी। मैं सबसे नजरें चुराती क्लास में गई। वो भी ब्लैक कलर के पैंट कोट में बहुत हैंडसम लग रहा था। मुझे देखते ही उसके मुंह से निकला, वाओ, क्या है, क्यों बुलाया? आरती उतारने के लिए। हा हा हा। उसकी हंसी ने फिर मुझे गुस्सा दिला दिया। तमीज तो है नहीं तुम्हें बिल्कुल भी। सॉरी, सुनो, बोलो। यार आज लास्ट दिन है, पता है मुझे। तो आज के बाद तुम मुझे मिस नहीं करोगी? मैं क्यों करूँगी, पर मैं तो करूँगा। तो करो, मैं क्या करूँ? यार खड़ूस, मैं नहीं तुम हो गया तुम्हारा। जाऊँ अब मैं जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया हो। मैं पीछे मुड़ी तो उसने हाथ छोड़ा। क्या है शिवम, यार तुम सुनती ही नहीं। बोलो, क्या बोलना है? मैं आगे की स्टडी के लिए यूएसए जा रहा हूँ 3 साल के लिए। तो अच्छी बात है ना, खूब अच्छे से पढ़ना। हम जाने से पहले मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। आई लव यू सिया। बस हो गया, जाऊँ अब? यार तुम हर बात को मजाक समझती हो क्या? मैं नहीं, तुम मजाक समझते हो ये सब। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी उन दोस्तों में से हूँ जो तुम्हारी गुड लुक देखकर तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं? यार मैंने कब बोला ऐसा? तुम किसी की तरह नहीं हो, तुम सबसे अलग हो। तभी तो मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए यार। तुम समझती क्यों नहीं? शिवम प्लीज लीव इट। ये मेरी लास्ट बात थी शिवम से। उसके बाद वो यूएसए चला गया और मैंने यही कॉलेज में एडमिशन ले ली। शिवम के यूएसए जाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में डूब गई। सपना आईएएस बनना था, तो उसके लिए दिन रात मेहनत जरूरी थी। प्राची ने भी मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। शुरू शुरू में उसकी बातों में शिवम का जिक्र होता था कि वो यूएसए चला गया है। वो इतना भी बुरा नहीं है जितना हम उसे बदतमीज समझते थे। हालांकि प्राची से मैं सारी बातें शेयर करती थी, पर मैंने उसे ये नहीं बताया था कि लास्ट डे शिवम ने मुझे प्रपोज किया था। खैर ऐसे ही दिन निकलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी भी करती रही। कॉलेज में मैंने पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगाया। बहुत ही कम दोस्त बनाए थे। सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था। बचपन की यादें बचपन में ही छूट गईं। उसके साथ साथ ही स्कूल की यादें और स्कूल के दोस्त भी। और शिवम तो मेरा दोस्त भी नहीं था, तो वो कैसे याद रहता? 2 साल सब ठीक ठाक चला। उसके बाद मैं फाइनल ईयर में पहुंच गई। अब और जी तोड़ मेहनत करनी थी। इन सारी चीज़ों में बस दो ही बातें नहीं बदली, एक मेरी और प्राची की दोस्ती और दूसरा मंदिर जाना। मैं और प्राची अभी भी उस पुराने शिव मंदिर जाते थे। फर्क बस इतना था कि अब रोज न जाकर हर सोमवार या किसी त्योहार पर जाने लगे। फिर फाइनल ईयर के एग्जाम भी हो गए। अब रिजल्ट का वेट था। तब पढ़ाई की रफ्तार भी थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि पहले कॉलेज के रिजल्ट का वेट जो था, फिर सावन महीना आया। बातों बातों में मम्मी ने बताया कि जो लड़की सावन महीने के सोमवार को उपवास व्रत करती है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं और उसे सुंदर सुशील वर की प्राप्ति होती है। ये सब बातें जब चल रही थीं, तब वो प्राची की बच्ची भी साथ थी। बस उसने ठान लिया कि अब तो ये व्रत करेगी ही करेगी। मैंने कभी कोई उपवास नहीं रखा था, पर न जाने क्यों मेरा मन किया कि मैं भी ये उपवास करूं। मम्मी को बोला तो उन्होंने बोला कर लो व्रत, पर सच्चे मन से करना, तभी फल मिलता है। तब मैं किसी फल की इच्छा करके नहीं कर रही थी, बस दिल से आवाज आई कि करना है।
सोमवार को पहला उपवास था। उस दिन मैं और प्राची सुबह सुबह ही मंदिर गए। उस दिन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पूजा करने के बाद हम दोनों फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। थोड़े दिन पहले ही मुझे पर्सनल नया फ़ोन मिला था, तो फोटोज खींचने के चक्कर में और प्राची को दिखाने के लिए मैं फ़ोन भी साथ ले गई थी। तब तक मुझे सोशल मीडिया की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सिर्फ सुना था। खैर, जब मैंने प्राची को अपना फ़ोन दिखाया तो उसने मुझे पूरी ABCD पढ़ा दी और वहीं बैठकर उसने मेरा फेसबुक अकाउंट भी बना दिया और सारा समझा भी दिया कि कैसे मैसेज आता है, कैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं। मैं वैसे ही नया फ़ोन मिलने से बहुत खुश थी और अब फेसबुक सीखकर और खुश हो रही थी। उस दिन के बाद में रोज रात को फेसबुक ओपन करती तो प्राची को ही मैसेज करती बस। और प्राची मुझे ये भी समझा दिया था कि कभी किसी अननोन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी। अगले सोमवार को फिर मैं और प्राची मंदिर गए, पूजा की, पेड़ के नीचे बैठकर ढेर सारी बातें की। तो प्राची ने मुझे बताया कि उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे सुनकर हैरानी हुई कि इतनी जल्दी शादी, और वो रेडी कैसे हुई। उसने बताया कि उसके पापा ने बोला है कि रिश्ता अच्छा है, वो एक बार लड़के से मिल ले, अगर नहीं पसंद आया तो कोई दबाव नहीं है, इसलिए वो मिलने के लिए राजी हुई थी। 2 दिन बाद बुधवार को लड़के वाले उसके घर आ रहे थे उसे देखने, और उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि उस दिन मैं उसके घर जरूर आऊं, क्योंकि मेरे बिना वो ज़्यादा नर्वस हो जाती। मैं ही जानती उस वक्त अंदर ही अंदर मुझे कितना रोना आ रहा था, क्योंकि मैं और प्राची साय की तरह एक दूसरे के साथ रहे थे। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था ये सब एक्सेप्ट करना कि अब वो मुझसे दूर चली जाएगी। घर आकर मैंने ये सब मम्मी को बताया। अपने आप ही मेरे आंसू निकल गए जो मैंने सुबह से रोक रखे थे, और मम्मी ने मुझे ये कहकर चुप करवाया कि ये तो दुनिया की रीत है, हर लड़की को ससुराल तो जाना ही पड़ता है। खैर, ये सब तो हमेशा से ही सुना था। उस रात प्राची ऑनलाइन नहीं आई। मैं काफ़ी देर वेट करती रही। तभी मैं टाइम पास करने के लिए अपनी पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक करने लगी। पहले ही नाम पर मेरी उंगलियां रुक गईं। शिवम गुप्ता। शिवम नाम पढ़ते ही मैंने सबसे पहले प्रोफाइल फ़ोटो खोली। फ़ोटो देखकर मैं चौंक गई। ये तो वही शिवम लग रहा है, स्कूल वाला। मेरे मन में उथल पुथल चलने लगी। हालांकि फोटो में वो पहले से बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा था। मैंने 4-5 बार फोटो देखी, है तो वही, मैं खुद नहीं जानती कैसे और क्यों मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं, उसी टाइम अपनी तरफ से मैसेज भी कर दिया। हाय। 2-4 सेकंड के अंदर ही रिप्लाई आया, हेलो, इज देयर सिया, यस यू शिवम। ओह, आपने पहचान लिया मुझे। हम आपकी फ़ोटो देखकर, थैंक गॉड, पहचाना तो। और बताओ कैसे हो आप? ठीक हूँ, और आप ठीक तो हम भी ठीक। ओके, मन में आ रहा था अभी भी वैसा ही बदतमीज है। उसके बाद उसका क्या मैसेज आया मैंने नहीं देखा। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आ रही थीं जिनका जवाब शायद मुझे पता नहीं था, या मैं अनजान बन रही थी। सुबह उठी तो उसके 20 से ज़्यादा मैसेज आए थे। पहले तो मुझे इरिटेट हुआ। उसने सब कुछ एक साथ ही पूछ लिया था। मैं क्या करती हूँ, कौन से कॉलेज में हूँ, आगे फ्यूचर का क्या प्लान है, और भी बहुत कुछ। अभी फ़ोन हाथ में ही था कि फिर मैसेज आया, शिवम क्या हुआ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं सो गई थी। शिवम यार, आप अभी तक भी नाराज हो क्या मुझसे? मैंने क्यों होना किसी से नाराज? शिवम, आप अभी भी खड़ूस ही हो, जितना पूछो उतना ही जवाब देते हो। मैं, ओ हेलो मिस्टर खड़ूस, मैं नहीं आप हो। शिवम यार, आप बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो। और आपकी दोस्त जो आपके साथ साथ रहती थी, वो कैसी है? वो अच्छी थी, वैसे मेरी दोस्त भी बन गई थी, पर यहाँ आने के बाद सब पीछे छूट गया। मैं, ठीक है वो भी। शिवम, एक बात बोलूं, बहुत अच्छा लगा इतने सालों के बाद आपसे बात करके। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आप मुझसे बात करेंगी। मैं, हम, ओके बाय, कुछ काम है मुझे। शिवम बाय, टेक केयर। उस रात भी मैंने शिवम से मैसेज पर ही बात की। अगले दिन प्राची के घर जाना था, तो मैं सुबह जल्दी ही निकल गई। प्राची के ससुराल से उसके सास ससुर और लड़का आया था। लड़का USA में एक कंपनी में काम करता था। देखने में, बातचीत करने में भी अच्छा था। प्राची ने उससे अकेले में भी बात की।
कहीं ना कहीं प्राची को भी पसंद आ गया था और उसने और उसके घर वालों ने तो प्राची को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। बस प्राची की ही हाँ की देर थी। फाइनली उसने भी यस बोल दिया। प्राची बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश थी। और उधर मेरी शिवम से रोज बात होने लगी थी, पता नहीं कैसे, पर अब मेरी उससे दोस्ती होने लगी थी। वो तो हर बात शेयर करता ही था। अब मैंने भी सब शेयर करना शुरू कर दिया था। मुझे उसने ये बताया था कि उसे यूएसए में जॉब मिल गई है, पर वो कोशिश कर रहा है कि उसे उसी कंपनी की इंडिया की ब्रांच में नौकरी मिल जाए, क्योंकि वो यूएसए नहीं सेटल होना चाहता। इसी बीच 1 महीना हो गया और हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया। मैं और प्राची दोनों ही बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। फिर आ गई प्राची की सगाई की तारीख। ठीक 2 महीने बाद प्राची की सगाई थी। मैंने शिवम को भी बताया था कि प्राची की सगाई हो रही है, पर मैंने प्राची को अभी भी ये नहीं बताया था कि मेरी शिवम से बात हो रही है। और फाइनली आज प्राची की सगाई है। पिछले 2 दिन से मेरी शिवम से बात नहीं हो रही। वो किसी जरूरी काम में बिजी है और मैं भी इधर तैयारियों में बिजी थी। प्राची की सगाई के लिए मैंने स्पेशली पिंक कलर का लहंगा लिया है और होने वाली दुल्हन का लहंगा भी पिंक ही है। सभी हंस रहे हैं कि हमने आज सेम ड्रेस क्यों पहना है, पर यह सिर्फ इत्तेफाक था, क्योंकि आज से पहले ना तो प्राची ने अपना लहंगा मुझे दिखाया था और ना ही मैंने उसको। सगाई में मेरे मम्मी पापा भी आए थे, पर मैं उस टाइम हैरान रह गई जब मैंने अपनी मम्मी को शिवम की मम्मी के पास खड़े देखा। जी हाँ, शिवम की मम्मी भी आए थे सगाई में। उनको किसने बुलाया, वो क्यों आए, मुझे कुछ पता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कुछ तो हो रहा है वहाँ जो मुझे नहीं दिख रहा। खैर, प्राची की सगाई की रस्म होने ही लगी थी कि तभी संजय, प्राची के होने वाले पति, सगाई की अंगूठी हाथ में लिए ही मेन डोर की तरफ मुस्कुराते हुए गए। सबका ध्यान उन पर ही था, पर मेरा पूरा ध्यान अभी भी मम्मी और शिवम की मम्मी पर था। एक पल के बाद तालियों की आवाज से मेरा ध्यान हटा। देखा तो संजय और कोई लड़का गले मिल रहे हैं। उस लड़के ने जब संजय को उठाया तो सब हंसते हुए तालियां मारने लगे। बहुत कोशिश के बाद मैं संजय के दोस्त का चेहरा देख पाई। मैं एकदम शॉक्ड थी सामने शिवम को देखकर। उनका दोस्त कोई और नहीं शिवम था। मैं वहीं साइड पर खड़ी रही। शिवम और संजय मेरे सामने से निकल कर ही गए। मुझे नहीं पता उसने मुझे देखा या नहीं, पर मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी। सगाई की रस्म हुई तो उसके बाद शिवम सीधा अपनी मम्मी के पास चला गया। अब शिवम और उसके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा सब मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे और मैं किसी नादान बच्चे की तरह उन्हें देख रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। मैं चुपचाप बिना कुछ बोले रूम में चली गई। लगभग 1 घंटे के बाद जब तकरीबन सब मेहमान चले गए थे, सिर्फ हम दोनों की फैमिली और संजय और प्राची की फैमिली ही थी, तो मम्मी ने मुझे बाहर बुलाया। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी का कत्ल करके आई हूँ। सबके सामने ही शिवम मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़कर सबके बीच ले गया। उस समय मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर ही आ जाएगा। वो घुटने के बल नीचे बैठ गया और फिल्मी स्टाइल में सबके सामने ही अंगूठी मेरे आगे कर बोला, विल यू मैरी मी सिया। मुझे उस समय ऐसा लगा जैसे किसी ने जबरदस्त तमाचा मेरे मुंह पर मारा हो। सब मुस्कुरा रहे थे और मैं किसी गुड़िया की तरह जड़ बनी खड़ी थी। विल यू मैरी मी सिया, ये शब्द 4-5 बार मेरे कानों में पड़े, पर मैं सुन्न हो चुकी थी। मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। फिर मेरे कान में आवाज पड़ी, प्लीज सिया आंसर मी, विल यू मैरी मी। शिवम न जाने कितनी बार ये लाइन दोहरा चुका था, विल यू मैरी मी। पहले जहां सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं अब मेरी कोई प्रतिक्रिया ना देखकर सब हैरान हो रहे थे और उससे भी ज्यादा हैरान तो मैं थी। दिल में आया एक जोरदार तमाचा शिवम के मुंह पर जड़ दूं, पर बहुत कंट्रोल करके मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई, नो नेवर। मेरे आंसू मेरे गालों पर थे और मैं रोते हुए अंदर चली गई। उसके बाद बाहर क्या हुआ मुझे नहीं पता। थोड़ी देर बाद मम्मी आए और बिना कुछ पूछे उन्होंने घर चलने को बोला और मैं चुपचाप घर आ गई। उस दिन मैं पूरा दिन अपने रूम में रही। मम्मी ने खाने के लिए बोला तो भूख नहीं है बोलकर मैंने टाल दिया, पर माँ तो आखिर माँ ही है। वो मेरे रूम में आई
और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। मेरी नज़रों में बहुत से सवाल थे जो मैं मम्मी से पूछना चाहती थी, और कुछ सवाल उनके पास भी थे जिनका जवाब वो मुझसे चाहती थीं। आखिर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। मम्मी, सिया बेटा, मुझे सच सच बताओ, तुमने आज सबके सामने शिवम से शादी के लिए इनकार क्यों किया? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? मम्मा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप शिवम और उसकी फैमिली को कैसे जानती हैं, और जो सब वहाँ हुआ वो सब क्या था? मतलब आपको और पापा को पता था कि शिवम वहाँ ये सब करने वाला है, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। मम्मी, बेटा, शिवम मेरी सहेली का बेटा है, पर पहले मुझे नहीं पता था कि वो भी अब इसी शहर में रहते हैं। फिर 2 साल पहले मुझे उसकी माँ कविता एक दिन मार्केट में मिली और मैं जबरदस्ती उसे घर ले आई, पर उस समय तुम और तुम्हारे पापा घर पर नहीं थे। मैं फिर मम्मी, जब कविता ने घर में तुम्हारी फोटो लगी देखी तो उसने बताया कि वो तुमसे कई बार मिल चुकी है मंदिर में, और उसी ने मुझे बताया कि उसका बेटा शिवम और तुम क्लासमेट रह चुके हो। पर तब शिवम यूएसए चला गया था और तुम भी अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थीं। बस उसके बाद मेरी कभी कविता से बात ही नहीं हुई और न ही वो हमारे घर आई। शायद मेरे दिमाग से निकल गई ये बात, नहीं तो मैं तुम्हें बताती कि तुम्हारे क्लासमेट की माँ मेरी सहेली है। फिर क्या हुआ माँ? मम्मी, तब से अभी तक मेरी कविता से कोई बात नहीं हुई थी, पर जब परसों तुम और प्राची शॉपिंग पर गए थे तो कविता और उसके पति घर आए और उन्होंने हमें बताया कि तुम और शिवम बहुत अच्छे दोस्त हो और एक दूसरे को पसंद भी करते हो, इसलिए वो शिवम का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए थे। क्या हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? ऐसा कहा उन्होंने। मम्मी, हाँ। और बेटा, बेशक हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पुरानी सोच वाले हैं, पर हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और हमें लगा तुम शिवम को पसंद करती हो और वो एक अच्छी फैमिली से है, तो हमें इस शादी से क्यों ऐतराज होता। इसलिए हम सब ने मिलकर सोचा कि तुम्हें ये सरप्राइज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की सगाई वाले दिन देंगे। वो तो इत्तेफाक से संजय और शिवम दोनों दोस्त निकले, पर वहाँ जो हुआ उसे देखकर हमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी, दोस्ती में किसी को पसंद करने में और किसी से प्यार करने में बहुत फर्क होता है, और अगर किसी ने मेरी दोस्ती को प्यार समझ लिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी मम्मी ने मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया। क्या मतलब सिया, तुझे शिवम पसंद नहीं है? तू उसे प्यार नहीं करती? नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, और उसे शादी की बात तो कभी मेरे सपने में भी नहीं आई। मम्मी, ठीक है सिया, अगर ये बात है तो हम उनको मना कर देंगे। वैसे भी प्यार कभी एक तरफा नहीं होता, हमें ही समझने में भूल हो गई। पर अब मैं समझ गई हूँ। मैं शिवम और उसके घर वालों से बात कर लूंगी। मम्मी, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आपके जैसे माँ बाप मिले। लव यू सो मच। मम्मी, लव यू बच्ची। चल अब सो जा बिना किसी टेंशन के। और हाँ, लव यू टू बेटा। उस रात मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें घूम रही थीं। एक तरफ तो मुझे ये सोचकर इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में कितना सोचते हैं, मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते। दूसरी तरफ मैं शिवम को नहीं समझ पा रही थी, उसने ऐसे कैसे अपने घर वालों को बोल दिया। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, मैंने तो ऐसा कभी उसे कुछ नहीं कहा। मतलब मैं उसे एक अच्छे दोस्त की तरह सारी बातें शेयर करने लगी थी, तो उसने इसी को प्यार समझ लिया। इसी उथल पुथल में मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुलने से पहले ही प्राची हमारे घर पर थी। मुझे पता था अब मुझे उसके सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने उसे कभी बताया ही नहीं था कि मेरी शिवम से दोस्ती हो गई है। प्राची ने मुझे तैयार होने के लिए बोला, जाना कहाँ है ये नहीं बताया। हम घर से निकलकर सीधे एक कॉफी शॉप पर गए। वहाँ संजय और शिवम पहले से ही बैठे थे। शिवम को देखकर ही मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और उससे भी ज़्यादा प्राची पर, जो मुझे यहाँ ले आई। हम सब बैठे थे पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मेरी चुप्पी तो संजय की वजह से थी। शायद संजय ने ये महसूस किया और वो प्राची को लेकर थोड़ी दूर दूसरे टेबल पर बैठ गया। शिवम, सिया, वो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। बात? अब कुछ बचा है बात करने को? जब बात करनी चाहिए थी तब तो की नहीं।
फिर अब क्या बचा है बात करने को? शिवम, यार आई नो तुम्हारा गुस्सा जायज है, मुझे ही गलतफहमी। मैं, वाह क्या बात है, गलतफहमी हो गई आपको, वो भी इतनी बड़ी गलतफहमी कि मैं प्यार करती हूँ आपको। क्या बात है मिस्टर शिवम। शिवम यार प्लीज आप समझने की कोशिश करो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं पिछले 5 सालों से। मैं, आप प्यार करते हो मुझे, राइट? मैं तो नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई घर वालों को ये बोलने की कि मैं भी आपको प्यार करती हूँ? शिवम, सिया पिछले 2 महीने से हम इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि मुझे लगा आपके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, तभी तो आप हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर करते हो, और मैं भी, इसीलिए मैंने घर वालों को भी बता दिया। मैं, ओहो मतलब आज आपने एहसास करवा ही दिया कि आपसे दोस्ती करना भी मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मैं तो स्कूल की नोक-झोंक को भुलाकर सच में दोस्त मानने लगी थी, और आपने ये सिला दिया मेरी दोस्ती का। शिवम ने मेरे दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिए। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे मेरे अब कुछ भी और कहने से वो अब रो पड़ेगा। मैं, डोंट टच मी शिवम, हाथ छोड़ो मेरे। शिवम, आई एम सॉरी सिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, वो सब मेरी भूल समझकर माफ कर दो। मैं, कर दिया माफ, नाउ लीव इट। आज के बाद कोशिश भी मत करना मुझसे कांटेक्ट करने की। उसने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, पर मैं प्राची को लेकर वहां से निकल गई। ये सारी घटना के बाद मेरा माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, बहुत दिनों तक मैं गुमसुम रही। फिर मैंने कोचिंग के लिए दिल्ली जाने का डिसीजन लिया। मम्मी पापा को मना कर मैं दिल्ली चली गई। वहाँ एक फ्रेंड के साथ पीजी में रहने लगी। मैंने शिवम को हर तरफ से ब्लॉक किया था ताकि वो मुझसे कांटेक्ट ना कर सके। आज पीजी में नितिका के साथ रहते मुझे 2 महीने हो चुके हैं। यहाँ मैं पूरा दिन अपना पढ़ाई में ही गुजारती हूँ। संजय यूएसए चला गया है, उसकी और प्राची की शादी अगले साल होगी। शिवम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरे यहाँ आने के बाद वहाँ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मैंने कभी पता करने की कोशिश की। आज नितिका का बर्थडे है। वो सुबह से जिद कर रही है कि मैं उसकी बर्थडे पार्टी में उसके साथ चलूं, पर मैं वहाँ उसके दोस्तों के साथ क्या करूँगी, यही सोचकर मैंने उसे मना कर दिया है। नितिका की जिद करने पर मुझे उसके साथ जाना ही पड़ा। नितिका ने स्कूटी होटल के सामने रोकी। मैं, नितिका यहाँ कर रही हो तुम अपनी बर्थडे पार्टी? नितिका, हाँ यार पता है छोटा सा है होटल, पर मस्ती करने के लिए मस्त जगह है। उसने आंख मारते हुए कहा। मुझे नितिका की हरकतें कुछ अजीब लग रही थीं। नितिका, ऐसे क्या देख रही है यार, चल अब। हम दोनों अंदर चली गईं। अंदर का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गई। वहाँ डिस्को लाइट लगी हुई है, बहुत से लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं। यही नहीं, वहाँ सरेआम सब ड्रिंक भी ले रहे थे। वो कोई पब सा लग रहा था। नितिका को देखकर सबने उसे बर्थडे विश की। नितिका ने मुझे भी अपने दोस्तों से मिलवाया। मैं वहाँ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी मुझे बहुत शोर सुनाई दिया। सब इधर उधर भाग रहे थे, और पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। आखिर सब हो क्या रहा? इतने में एक लेडी पुलिस ने आकर मुझे पकड़ लिया। मैंने बहुत बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, पर किसी ने नहीं सुनी। वो हम सबको पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पहुंचकर मुझे सिर्फ इतनी समझ आई कि उस पार्टी में कुछ लड़के लड़कियां ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए थे, और वहां क्या क्या गलत काम हो रहे थे मुझे नहीं पता। मीडिया पहुंच चुकी थी, हमारी फोटोज ली जा रही थी। मैं उस घड़ी को कोस रही थी जब मैं नितिका के साथ वहां जाने को तैयार हुई। हम सभी को लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब सबका टेस्ट होना था, जिससे ये पता चल सके कि कौन कौन नशे में था। मेरे लिए ये सब एक बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। वो रात कैसे गुजरी, मैं कब सोई, कुछ पता ही नहीं चला। सुबह आंख तब खुली जब एक हवलदार ने आकर बोला कि बाहर आ जाओ, तेरी जमानत हो गई है। मैं हैरान थी, इस अनजाने शहर में मेरी जमानत किसने करवाई। बाहर आकर देखा तो शिवम एक वकील के साथ बाहर बैठा था। उस समय मेरी नजरें उससे मिल नहीं रही थी, जैसे कोई जुल्म मैंने किया हो। शिवम, सिया चलो यहाँ से। मैं, तुम यहाँ कैसे? शिवम, मैंने कुछ नहीं किया। शिवम, चुप एकदम, चलो अब। हम दोनों बाहर आ गए। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह करके आई हूँ। शिवम मेरी हालत समझ रहा था। उसने कार की खिड़की खोली। मैं बिना कुछ बोले अंदर बैठ गई।
शिवम, अब आप बिल्कुल भी मत घबराओ। कल जो हुआ सब भूल जाओ और आप इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे, अपने मम्मी पापा को भी नहीं। मैं रोते हुए, पर शिवम तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ, और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? शिवम, आप पहले चलो यहाँ से, फिर बताता हूँ सब। शिवम ने गाड़ी स्टार्ट की और मेरे पीजी के बाहर रोकी। इसका मतलब वो जानता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं हैरान थी, उसे ये सब कैसे पता चला, मेरा यहाँ रहना और कल रात की घटना। मैं इन सब ख्यालों में डूबी थी। उसकी आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। सिया, चलो उतरो नीचे, आपका घर आ गया। पर तुम्हें कैसे? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हालत देखो अपनी, क्या बन गई हो। रूम में जाकर फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके आ जाओ। मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। हम ठीक है। मैं घर जाने के लिए जैसे ही गेट तक पहुंची, हमारे पीजी के आंटी पहले से ही वहां खड़े थे। मुझे देखकर वो मुझ पर बरस गईं। सिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आंटी, ये क्या बोल रहे हो आप? सही बोल रही हूँ। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। पर क्यों आंटी, हुआ क्या? क्या हुआ? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मैंने तो समझा था अच्छे घर की लड़की है, पढ़ाई लिखाई के लिए आई है, पर मुझे क्या पता था कि क्या गुल खिला रही हो। लगभग चिल्लाते हुए, आंटी बस कीजिए, बस तो तुम करो अब, माफ करो, अब निकलो यहाँ से। और तुम जो सच्ची सावित्री बन रही हो ना, अब सब देखा हमने टीवी पर करतूते तुम्हारी। न्यूज़ चैनल वाले चिल्ला चिल्ला कर दिखाते हैं ऐसी खबरें। शर्म नहीं आती माँ बाप का नाम बदनाम करते? मैं चुप थी। अब मुझ में और कुछ बोलने की ताकत ही नहीं थी। अचानक मुझे याद आया कि कल मीडिया वाले फोटोज खींच रहे थे। उन्हें तो मुद्दा चाहिए होता, और मुद्दा ना हो तब भी वो बना लेते हैं। आंटी ने न्यूज में उन लड़के लड़कियों के साथ मेरी फोटो भी देखी होगी। जाहिर सी बात थी उनका ऐसा रिएक्शन। मुझे अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसका मतलब न्यूज मम्मी पापा ने भी देखी होगी। पर अभी तक घर से फ़ोन क्यों नहीं आया फिर? आंटी ने मुझे शाम तक का टाइम दिया था। शिवम मेरा वेट कर रहा था, पर जब काफ़ी देर तक उसने मुझे वहीं खड़े देखा तो वो मेरे पास आ गया। तब तक आंटी जा चुके थे। मैंने उसे सब बता दिया, जो आंटी ने बोला था। उसने मुझे सामान पैक कर कर लाने को बोला। शिवम फिर गाड़ी में ही वेट करता रहा। मैं कपड़े चेंज करके और अपना सामान पैक करके आ गई। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस शिवम के पीछे पीछे मैं जा रही थी। उसने गाड़ी एक घर के बाहर रोकी। बाहर गार्डन में दो लड़कियां थीं जो पौधों को पानी दे रही थीं। घर देखने में काफी अच्छा लग रहा था। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही शिवम ने मुझे बोला कि वो सब अंदर जाकर बताएगा। हम दोनों को देखकर वो लड़कियां हमारे पास आ गईं। दोनों करीब 20-21 साल की लग रही थीं। सिया, ये निशा और मनीषा हैं, दोनों बहनें। और निशा, मनीषा ये सिया है, मेरी दोस्त। उसने हमारा इंट्रोडक्शन एक दूसरे से करवा दिया। मैं अब भी टेंशन में थी कि शिवम कहाँ ले आया मुझे, ये किसका घर है। पर उसकी आत्मविश्वास से भरी आंखें मुझे उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती। खैर, हम अंदर गए। निशा मनीषा ने हमें हॉल में बैठाया तो निशा हमारे पास बैठी रही और मनीषा किचन में चली गई। अब शिवम ने कहना शुरू किया, सिया, ये घर किसी और का नहीं, हमारा ही है, जो काफी सालों से खाली पड़ा था। पर लास्ट ईयर ही निशा और मनीषा ने दिल्ली के कॉलेज में दाखिला लिया, तो इनको हमने हमारा घर रहने के लिए दे दिया। और तुम सोच रही होगी ये दोनों हैं कौन? क्यों निशा? हाँ भैया, आप हमारा फुल इंट्रोडक्शन तो करवा दो अपनी दोस्त से। निशा ने मुस्कुराते हुए बोला। तो सिया, ये दोनों राजन की सिस्टर्स हैं। याद है आपको राजन? हमारे साथ ही पढ़ता था स्कूल में, जो हमेशा मेरे साथ साथ रहता था, जैसे वो आपकी प्राची रहती थी आपके साथ साथ। 1 साल से ये दोनों ही यहाँ रह रही हैं, और इनके साथ हमारे माली काका भी रहते हैं इस घर में, जो अभी अपने गांव गए हुए हैं। राजन, हाँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ। उसने एक बार मेरी इंग्लिश की नोटबुक ले ली थी, फिर से वापस ही नहीं की। कहता था कि गुम हो गई। हाँ हाँ हाँ, सच में क्या? मुझे पता है राजन भाई ऐसे ही हैं। अभी भी पढ़ाई के नाम से ही उनको बुखार आ जाता है। तो आपकी नोटबुक क्या संभालते? निशा ने हंसते हुए कहा। वैसे सिया, एक बात बताऊं आज? बताओ। तुम्हारी नोटबुक गुम नहीं हुई थी, वो तो हमारे पूरे ग्रुप ने चीटिंग करने के लिए संभाल ली थी एग्जाम में। हाँ हाँ हाँ, यू चीटर। पता था मुझे, आपका ग्रुप ऐसा ही है। मुझे तो पहले ही शक था, आज यकीन हो गया। सच्ची? चलो, क्या करना है फिर?
हमारी गप्पे चल रही थीं और मैं बड़े दिनों बाद खुलकर हंसी थी आज। तब तक मनीषा चाय लेकर आ गई। मनीषा के साथ भी खूब गप्पे लड़ाई हमने। दोनों बहनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। अच्छा सुनो, अब सब मेरी बात, शिवम ने हमें चुप करवाते हुए कहा। सिया, आज से तुम भी इन दोनों के साथ ही रहोगी, यहीं इसी घर में। दिल्ली में इससे ज्यादा सेफ जगह और कोई हो ही नहीं सकती तुम्हारे लिए। और तुम दोनों मेरी दोस्त का अच्छे से ध्यान रखना। आई समझ? जी जी भाई, आ गई। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मनीषा ने कहा। वैसे मनीषा, मुझे लग रहा सिया दीदी ना भाई की स्पेशल वाली दोस्त हैं। सिया ने शिवम की तरफ देखते हुए कहा। अरे तो सिया दीदी नहीं, भाभी बोलना। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। शिवम के चेहरे की खुशी देखने के लायक थी। वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। पर मैं भाभी शब्द सुनकर झेप सी गई। मैंने अपनी तरफ से सफाई देनी चाहिए। नहीं नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप दोनों समझ रही हो। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं बस। अरे चिल दी, जस्ट जोकिंग। आप तो सीरियस हो गए। चलो, हमारा कॉलेज का टाइम हो गया, हम दोनों निकल रहे हैं। आप बातें करो। वो दोनों थोड़ी ही देर में कॉलेज के लिए निकल गईं। वो तो चली गईं, पर मैं थोड़ी असहज हो गई थी। मुझे ऐसे देखकर शिवम ने बोलना शुरू किया। यार, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा, कि मुझे आपके बारे में सब कैसे पता चला, यही ना शिवम? जैसे भी पता चला हो, पर आपने मेरी इतनी हेल्प की, जबकि मैंने आपके साथ कितना बुरा किया था, आपकी कितनी बेइज्जती की थी, पर आपने तो सब भूल कर भी मेरी मदद की। उसके लिए थैंक यू सो मच। यार, बात मदद की नहीं है, बात तो ये है कि आप कभी समझे ही नहीं मुझे। खैर, चाहे कोई और रिश्ता हो हमारे बीच या नहीं, पर दोस्ती का रिश्ता तो रहेगा ना हमेशा, या नहीं? हम रहेगा हमेशा। बस फिर चलो, मैं आपको बताता हूँ सब। जब आप दिल्ली आ गए थे तो मुझे प्राची से पता चला कि आप दिल्ली आ गए हो कोचिंग लेने। पर मैं खुश था कि आप अपना सपना पूरा करने के लिए ये सब छोड़कर वहाँ गए हो। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था कि आप दिल्ली में कहाँ हो। फिर एक दिन मेरा दोस्त हमारे घर आया, राघव। बातों बातों में मैंने उससे आपका जिक्र किया और ये भी बताया कि अब आप दिल्ली में कोचिंग ले रहे हो। जब मैंने उसे आपका नाम बताया तो उसने फ़ोटो देखने की जिद की, पर जब आप मेरी लाइफ में थे ही नहीं तो फ़ोटो दिखाकर क्या करता। मैंने उसे टालने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि वो जिस कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहा है, वहाँ भी उसके बैच में एक सिया नाम की लड़की है। उसने कहा, क्या पता तेरी सिया वही हो, उसने भी थोड़े दिन पहले ही एडमिशन लिया था। ये सब सुनकर मुझे भी उम्मीद जागी, तो मैंने उसे आपकी फ़ोटो दिखा दी। मेरे पास आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ थीं, कुछ चोरी छुपे खींची थीं, कुछ स्कूल की थीं। तब मुझे पता चला कि राघव कोचिंग सेंटर में आपका बैचमेट है। मैंने उसके जरिए आपसे बात करने की कोशिश की, पर आप पढ़ने गए हो ये सोचकर मैंने बात नहीं की। क्या मतलब राघव आपका दोस्त है? हाँ, और फिर मैंने ही उसे बोला था कि वो आपकी सारी बातें मुझे बताए, कि आप रहती कहाँ हो, वहाँ सब सही से चले, कोई आपको परेशान ना करे, और वो मुझे रोज़ आपका हाल बताए। और जब कभी आप कोचिंग में छुट्टी करते थे तो मेरे कहने पर भी वो आपको फ़ोन करके पूछता था कि आप ठीक हो या नहीं, कोचिंग क्यों नहीं आए। मतलब वो सब आपके कहने पर करता था। मुझे लगता था कि वो लड़का बहुत अच्छा है, ये नहीं पता कि उसके बॉस आप हो। हंसते हुए, नहीं यार बॉस नहीं, वो सच में बहुत अच्छा है, उसने मेरी बहुत हेल्प की। और कल रात को भी उसी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप किसी मुसीबत में पड़ गए हो, क्योंकि यहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल में उसने वो खबर देखी थी, और उन लड़के लड़कियों के बीच आपको देखकर उसने तभी मुझे कॉल करके सब बताया। मैं तभी दिल्ली के लिए निकल गया। शिवम, न्यूज़ चैनल मतलब सबने वो न्यूज़ देखी होगी, मम्मी पापा ने भी। मेरे आंसू अपने आप ही निकल गए। प्लीज़ आप रोना मत। और नहीं देखी होगी ये खबर किसी ने भी हमारे शहर में, क्योंकि ये लोकल न्यूज़ चैनल पर दिखाई गई थी और कहीं नहीं, इसलिए टेंशन ना लो। पक्का? हाँ बाबा पक्का। नो स्माइल प्लीज़। मेरा दिल कर रहा था कि शिवम को गले लगाकर थैंक यू बोलूं। शायद उसका हाल भी यही था। उसने मुझे बोल दिया था कि जब तक मेरी कोचिंग नहीं ख़त्म होती मैं यहीं रहूं निशा मनीषा के साथ। मेरी नज़रों के सामने बार बार वो दिन आ रहा था जब मैंने सबके सामने उसका प्रस्ताव ठुकराया था, और आज का दिन जब उसने कुछ ही घंटों में मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला था। कितना फ़र्क था तब से आज में। उसने वापस जाना था
और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई अपनी चीज़ मुझसे बिछड़ रही हो। मैं ख्यालों में ही डूबी थी कि शिवम मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। क्या बात है, कहाँ खोए हो आप? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं बाय बोलने आया था आपको। चलो निकलता हूँ फिर मैं। शिवम, एक बात बोलूँ? हाँ बोलो। थैंक यू सो मच यार, मैंने हमेशा आपको गलत समझा और आपने। अरे बस बस यार, अगर दोस्त मानती हो तो थैंक यू क्यों? एक बात पूछूं? जरूर मोहतरमा। आप मेरे साथ दोस्ती निभा रहे हो या कुछ और सोचते हुए? सच कहूँ या झूठ? सच। हम सिया, मैं तो अपना प्यार निभा रहा हूँ और हमेशा निभाता रहूँगा। पर आपका पता नहीं, प्यार का तो पता नहीं। पर हाँ, मैं वायदा करती हूँ अब मैं अपनी तरफ से दोस्ती जरूर निभाऊंगी। तो सुनो फिर, दोस्ती का पहला दस्तूर, दोस्तों से कुछ नहीं छुपाना, पता है मुझे। तो फिर याद रखना, अब जब भी कभी कोई परेशानी हो उसी टाइम मुझे फ़ोन करना है, चाहे दिन के 2 बजे हों या रात के। आई समझ? हाँ जी, आ गई। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। चलो ठीक है फिर, बाय, टेक केयर, बाय। शिवम के जाने के बाद पता नहीं क्यों मुझे अकेलापन सा फील हो रहा था। मैं ऊपर रूम में चली गई, जिस रूम में मेरा सामान रखा गया था। मैं थक भी गई थी, इसीलिए मुझे जल्दी ही नींद आ गई। जब आँख खुली तो शाम के 4 बज रहे थे। ओह गॉड, मैं इतनी देर से सो रही थी। मैं हाथ मुंह धोकर नीचे आई तो निशा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही वो बोल पड़ी, गुड इवनिंग दी। गुड इवनिंग। खुल गई नींद आपकी? मैं 2 बार आपको देखने गई थी आपके रूम में, पर आप सो रही थी तो मैंने उठाया नहीं। हाँ, वो पता नहीं कैसे मैं इतनी देर तक सोई रही। वैसे भी कल रात को तो। क्यों, कल रात को तो आप अच्छे से नहीं सोए क्या? हाँ वो, अच्छा अच्छा, समझ गई। आप पढ़ रहे होंगे ना तभी। चलो आप टीवी देखो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं, आप रहने दो, मैं खुद बना लेती हूँ। अरे क्या आप भी? शिवम भैया से डांट खानी है क्या हमने? उन्होंने बोला हुआ है आपका अच्छे से ध्यान रखना। अभी फटाफट लाई 2 मिनट में बनाकर स्पेशल चाय। ओके, पर मनीषा कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। वो तो गई है अपना फेवरेट काम करने, बस आती ही होगी। वैसे भी कब से गई हुई है? फेवरेट काम मतलब? हाँ हाँ हाँ, लग जाएगा पता आपको। चलो आई मैं चाय बनाकर। वो किचन में चली गई और मैं उसकी बातों से मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अभी मैं बैठी थी हॉल में, तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने मनीषा थी, हाथ में इतने सारे शॉपिंग बैग लिए। अच्छा, तो ये था फेवरेट काम? मैंने मन ही मन सोचा, शॉपिंग। हाय दी, आई एम कमिंग। उठ गए आप? बोलते बोलते वो अंदर आ गई। तब तक निशा भी चाय लेकर आ गई थी। हम तीनों ने बैठकर चाय पी, खूब बातें की और मनीषा ने मुझे अपनी शॉपिंग भी दिखाई। मुझे उनके साथ बहुत अपनापन सा लग रहा था। ऐसा लगा ही नहीं कि नई जगह आई हूँ। ऐसे ही कई दिन निकल गए। मैं अपनी कोचिंग पर भी ध्यान दे रही थी और अब हर रोज़ शिवम का फ़ोन भी आता था। वो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करता था। मुझे उसकी यही बात बहुत अच्छी लगती थी। मैं उस घर में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई थी। घर बहुत बड़ा था, पर एक ही परेशानी थी, उस घर से मेरा कोचिंग सेंटर बहुत दूर पड़ता था। इस वजह से ट्रेवलिंग में ही मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था। खैर, अब कोई और ऑप्शन भी नहीं था। कल कोचिंग में टेस्ट है, आज देर रात तक पढ़ने का प्लान है। अभी मैं बुक्स लेकर बैठी ही थी कि फ़ोन बजा। फ़ोन की स्क्रीन पर शिवम का नाम देखते ही मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। हेलो, हेलो मिस खड़ूस। व्हाट यू मीन खड़ूस? खुद को देखा है कभी? हाँ, रोज़ देखता हूँ। तो मैं भी देखती हूँ, और मैं खड़ूस नहीं हूँ, आई समझ? आ गई जी, और कुछ? बस बस, और कुछ नहीं। वैसे सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे पता है आप पढ़ रही होंगी, पर कुछ बताने के लिए फ़ोन किया है। तो बताओ। हमारा यहाँ वाला घर हम न्यू बनवाने लगे हैं। 2-3 दिन में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। पापा तो 6 महीने के लिए यूएसए चले गए हैं, इसलिए मैंने और मम्मी ने सोचा है कि हम कुछ महीने दिल्ली वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि आप लोगों के साथ। वाओ ग्रेट, कब आओगे आप लोग? कल? कल नहीं, शायद परसों। चलो ठीक है। आई एम सो हैप्पी, सच में। मतलब मेरे आने की खबर सुनकर आप इतने खुश हो, अच्छा लगा ये जानकर। ओ हेलो मिस्टर, आपकी नहीं आंटी के आने से कितना टाइम हो गया उनसे मिले हुए, और लास्ट टाइम जब मिली भी उनसे तो। अरे छोड़ो वो सब बातें,
रात गई बात गई। हम चलो ठीक है, सो जाओ अभी फिर। जो हुक्म मेरे आका। हाँ हाँ, गुड नाइट, बाय बाय। पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब सी खुशी थी। अब ये नहीं पता ये खुशी सच में आंटी के आने की थी या शिवम के। अगला पूरा दिन तो मेरा इसी खुशी में निकला कि आंटी और शिवम आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं डर भी था मन में। कहीं उस बात से शिवम की मम्मी नाराज तो नहीं होंगी मुझसे। उनको पता भी है मैं यहाँ रहती हूँ या नहीं। अगर पता होगा तो मतलब ये भी पता होगा मैं इस घर में क्यों आई, कैसे आई, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। ये सब बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। अगले दिन सुबह उठी तो देखा 8 बज रहे थे। आज कोचिंग की छुट्टी थी, इसलिए आज अलार्म भी नहीं लगाया था। मैं नहाकर तैयार होकर नीचे गई तो हॉल में कोई भी नहीं था। वैसे भी घर में रौनक, निशा, मनीषा ही थी। उनको ढूंढते ढूंढते मैं किचन तक पहुंच गई। मैं तो हैरान रह गई उन्हें देखकर। उन्होंने इतना सारा नाश्ता बनाया था। मुझे देखकर निशा ने पूरियां बनानी बंद कर दी और मेरे पास आ गई। अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डालकर बोलने लगी, ओहो दी, आज कुछ स्पेशल है क्या, जो आपने इतना सुंदर ड्रेस पहना हुआ, वो भी सूट, वाओ लुकिंग सो हॉट। ये सुनकर मनीषा भी खिलखिलाते हुए मेरे पास आ गई। बिल्कुल सही कहा निशा तूने, सच में दी बहुत क्यूट लग रहे हो आप। क्या सही कहा, आप दोनों बहनें मिलकर मेरा मजाक बना रहे हो। नहीं दी, सच में इस सूट में ना आप बहुत प्यारे लग रहे हो, और ज़्यादा ना छुपे रुस्तम बनने की जरूरत नहीं है। पता है हमें, आज शिवम भैया और आंटी आ रहे हैं ना, तभी आप ऐसे तैयार हुए हो। अरे क्या मतलब, कुछ भी, वो तो ऐसे ही मेरा दिल किया तो पहन लिया। हमारी ये मस्ती मजाक चल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैं उन दोनों से पहले ही भागकर गई और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे मैं इसी इंतजार में बैठी थी, सामने आंटी खड़े थे, पर अकेले ही। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ, और आप। मैं भी ठीक हूँ बेटा, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। जी आंटी, वो मैं यहाँ, आप यहाँ जैसे भी पहुँची, पर बहुत अच्छा हुआ, वरना दिल्ली में तो घर ढूंढना भगवान को ढूंढने जैसा है। आप आराम से यहाँ रहो और अपनी पढ़ाई करो। जी आंटी, थैंक यू। तब तक निशा और मनीषा भी आ गए और आंटी से मिलने लगे, पर मेरा ध्यान दरवाजे की तरफ था। शायद आंटी ने मुझे बार बार दरवाजे की तरफ देखते हुए देख लिया। क्या हुआ सिया बेटा। कुछ नहीं आंटी, वो आप अकेले, मेरा मतलब आप अकेले आए हो। अरे नहीं बेटा, शिवम भी तो आया है। हम फिलहाल थोड़ा ही सामान लाए हैं, वो ड्राइवर के साथ गाड़ी से सामान उतरवा रहा। ये बात सुनकर जैसे मेरी जान में जान आई। थोड़ी देर में देखा तो शिवम ड्राइवर के साथ रूम में सामान शिफ्ट करवाने लगा। उसने मेरी तरफ एक नज़र देखा बस, पर मेरा ध्यान उसी पर था। तभी उसने जेब से फ़ोन निकाला और इधर मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, अब काम करने दोगी या ऐसे ही घूरती रहोगी। मैंने भी मुंह बनाकर रिप्लाई किया, मैं आपको नहीं, ड्राइवर को घूर रही हूँ। काफ़ी हैंडसम है ना। उधर से रिप्लाई तो नहीं आया, पर ड्राइवर जोर से आवाज़ आई। आवाज़ शिवम की थी, जो अब ड्राइवर को कुछ बोल रहा था। तुम जाओ, मैं रख लूँगा ये सामान। पर सर, आपने बोला था रूम में रखवाना है। अरे भाई, बोला ना कर लूँगा, तुम जाओ। ड्राइवर तो चला गया, पर अब सबका ध्यान शिवम पर था। शायद आंटी भी उसके ऐसे रिएक्शन पर हैरान हो रहे थे, पर मुझे इतनी हंसी आ रही थी, दिल कर रहा था और तंग करूं। तभी फिर मैसेज आया, अब खुश। चला गया ड्राइवर। इस बार मैंने रिप्लाई नहीं दिया, पर मैंने इतनी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। इतने में आंटी ने आवाज़ दी तो शिवम भी हमारे साथ बैठकर चाय पीने लगा। आज ये दोनों आए थे तो अब निशा मनीषा ने बताया कि कल वो दोनों अपने घर जा रही हैं, क्योंकि उनके कॉलेज में कुछ दिन की छुट्टियां थीं। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अगर दोनों आज चली जाती तो मैं इस घर में अकेले कैसे रहती। खैर, चाय खत्म करने के बाद आंटी ये बोलकर रूम में चले गए कि बहुत थक गए हैं और थोड़ी देर सोना चाहते हैं। आंटी के जाने की देर थी कि निशा मनीषा भी गाना गाते गाते निकल गईं। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए हम क्या करें। इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए हम क्या करें। वो हंसती हुई गाते गाते चली गई। निशा और मनीषा के जाने के बाद शिवम और मैं हॉल में ही बैठे रहे। ना तो वो कुछ बोल रहा था और न ही मैं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे बताऊं कि उसके यहाँ आने से मुझे कितना अच्छा लग रहा है, पर मैं कुछ ना बोल पाई। सच तो ये था कि अब कहीं ना कहीं मुझे उसके होने से सुरक्षा का एहसास होता था, जैसे एक पत्नी को अपने पति के साथ
एक बहन को अपने भाई के साथ, एक बेटी को अपने पिता के साथ होता है। मुझे यूं चुप देखकर उसने खुद बोलना ही सही समझा होगा। क्या बात है खड़ूस, आप तो ऐसे चुप हो जैसे सांप सूंघ गया हो। उसने हंसते हुए कहा। अच्छा, मुझे तो सांप सूंघ गया, और आपको? आपने आज मौन व्रत रखा है क्या? एक तो आप मुझे आप मत बोला करो, मुझे अंकल वाली फीलिंग्स आती है, और फिर मुझे भी आपको आप बोलना पड़ता है। क्या आप लगा रखा है? सीधी तरह बोलो ना। मैं आपको मतलब तुम्हें तुम बोलूं? वेरी गुड, दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। क्या बोला? कुछ भी तो नहीं। बोलना भी मत कुछ। ना ना, अब क्या बोलना? एक बार बोलकर देख तो लिया था। क्या मतलब? कुछ नहीं। मैं समझ तो गई थी उसका इशारा किस तरफ है, पर मैं चुप ही रही। अच्छे, आप मेरा मतलब है तुम थक गए होंगे सफ़र से, जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। सुकून ही तो मिल रहा है तुम्हें देखकर। क्या बोला? कुछ भी तो नहीं। तो ये मुंह में क्यों बड़बड़ाते रहते हो? आदत हो गई है। जितने महान लोग उतनी महान इनकी आदतें। हाँ हाँ, अच्छा मैं महान हूँ, मुझे आज पता चला। अब तो चल गया ना। चलो जाओ, अब रेस्ट करो, बाय। अच्छा जाता हूँ। एक बात पूछूं? जरूर। मैंने जब भी तुम्हें देखा है हमेशा वेस्टर्न ड्रेस में, पर आज पहली बार तुम्हें ऐसे सूट में देख रहा हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा जो दिल करता है मैं वही पहनती हूँ। अच्छी बात है, पर मैं तो ये पूछना चाह रहा था, आज कुछ खास है क्या? जी नहीं। वैसे तुम इस ड्रेस में कमाल की लग रही हो, चार्मिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी बातें करते हो। तुमने तो जाना नहीं। मैं तो जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे। बाय। मुस्कुराते हुए बाय। मैं बाय बोलकर निकल गई, और वो तब तक मुझे देखता रहा जब तक मैं अपने रूम के अंदर नहीं पहुंच गई। अगले दिन सुबह ही निशा मनीषा अपने घर के लिए निकल गईं। उनके जाने के बाद जैसे रौनक ही चली गई थी। दिल्ली आने के बाद से ही मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम वही था जो मैंने इन दोनों के साथ हंसते मुस्कुराते बिताया। पर थैंक गॉड अब आंटी और शिवम तो थे, वरना मैं अकेली कैसे रहती यहाँ। उन दोनों के जाने के बाद मैं भी कोचिंग के लिए तैयार होने लगी। जब तक मैं तैयार होकर आती, आंटी ने नाश्ता बना दिया था। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और नाश्ता करने के लिए बुला लिया। मेरे पीछे पीछे शिवम भी आ गया था। आंटी के सामने वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, जैसे मुझे जानता ही नहीं हो। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। खाना खाते खाते आंटी ने मुझे कोचिंग के बारे में पूछा। बेटा, आपका कोचिंग सेंटर कितनी दूर है यहाँ से? आंटी, दूर ही है, 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। क्या 2 घंटे? जी, मुझे स्कूटी चलाना भी नहीं आती, वरना मैं थोड़ी जल्दी पहुँच जाती। क्या तुम्हें ड्राइविंग भी नहीं आती? कैसी लड़की हो तुम। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी इतनी फास्ट स्कूटी चलाते हैं। शिवम ने हंसते हुए कहा। मेरा तो दिल कर रहा था उसे 2-4 बातें सुना ही दूं, पर आंटी की तरफ देखकर मैं चुप ही रही। पर आंटी ने उसे जरूर चुप करवा दिया। चुप कर तू। तू भी कोई पैदा होते ही बाइक चलाने नहीं लगा था। कोई भी काम सीखो तभी आता है। बिल्कुल सही कहा आंटी आपने, इसे कुछ ज्यादा ही बातें आती हैं। आंटी हंसने लगी। मैं कुछ झेप सी गई। शिवम, चलो तो अब से तुम सिया को कोचिंग छोड़ने जाया करोगे रोज अपनी बाइक पर। उसका कितना टाइम बचेगा? मम्मा, मैं नहीं तो क्या मैं? जरूर मम्मा, जैसा आप बोलें। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रहा था, पर आंटी के सामने ड्रामे कर रहा था। खुशी तो मुझे भी हो रही थी। पता नहीं ये खुशी कोचिंग जल्दी पहुंचने की थी या शिवम के साथ जाने की। हम बाइक पर निकल गए। मुझे वो दिन याद आ गया जब प्राची के जन्मदिन पर शिवम मुझे घर छोड़ने आया था। तभी उसने पहली बार मुझे खड़ूस बोला है, और आज भी बोलता है। अचानक ही मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी शिवम से मेरा रिश्ता क्या है। वो अब मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, दोस्त से बढ़कर था। पर ये प्यार था, मैं ये भी मानने को तैयार नहीं थी। बस लग रहा था जो जैसे चल रहा है चलने दूं। किसके ख्यालों में डूबी हो मैडम? है कोई? कौन? मैं क्यों बताऊं? अरे बताओ ना। नहीं बताना मेरी मर्जी। ठीक है, मत बताओ। उसने बाइक की स्पीड और तेज कर दी। मुझे कोचिंग जाना है, ऊपर नहीं। तो बाइक धीरे चलाओ, मेरी मर्जी। ओके फाइन, तो मुझे यहीं उतार दो। क्यों? मेरी मम्मा ने तुम्हें कोचिंग छोड़ने के लिए बोला है, तो मैं वहीं छोड़ूंगा, यहाँ रास्ते में नहीं। हद है। थोड़ी देर हम दोनों ही चुप रहे। फिर अचानक, शिवम रोको रोको। अब क्या हुआ? वो सामने। सामने क्या? आइसक्रीम यार, स्टॉप द बाइक। उसने हंसते हुए बिना कुछ बोले बाइक रोक दी। हमने आइसक्रीम खाई।
ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और ऐसी ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मुझे फील हुआ वो आइसक्रीम कम खा रहा था, मेरी ओर ज़्यादा देख रहा था। मैंने अपना पाँव जोर से उसके पाँव पर मारा। उई माँ, क्या है यार, मारा क्यों? उसने मेरी ओर घूरते हुए कहा। चुपचाप आइसक्रीम खाओ, घूरो मत। बेचारा चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगा। मुझे उसे तंग करने का बहुत मज़ा आ रहा था। मेरी कोचिंग 9 बजे से 1 बजे तक होती थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे बोलूं कि वो मुझे वापस लेने भी आए, पर मैं कुछ ना बोल पाई। ये तो सीधे सीधे अगले बंदे के गले पड़ने वाली बात हो जाती, इसलिए मैं चुप रही। आखिर हम पहुंच ही गए। सिया, क्या हुआ? कब तक होगी तुम्हारी क्लास? 1 बजे तक। तुम जाओ अब, हम मन लगाकर पढ़ना। जरूर जी। मैं अंदर चली गई। आज कोचिंग में बाहर से स्पेशल गेस्ट आए थे, कोई स्पेशल प्रोग्राम था, इसलिए आज क्लास लेट खत्म होने वाली थी। फाइनली 2 बजे के करीब मैं बाहर निकली। देखा तो शिवम बाहर ही था, शायद मेरा वेट कर रहा था, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि छुट्टी 1 बजे होगी। उसे देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आखिर बिना बोले ही उसने मेरे दिल की बात समझ ली और मुझे लेने आ ही गया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।